बोर्ड एग्जाम्स आपकी मार्कशीट बनाते हैं, बट CUET 2027 एग्जामिनेशन आपका फ्यूचर बनाएगा। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको दे करके आपके पास 1000 अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। मेक श्योर कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो, चाहे वो JNU हो, BHU हो, AMU हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, इन सब में मैक्सिमम कोर्सेज के लिए मैक्सिमम कॉलेजेस में वन रिक्वायरमेंट जो कि आपको चाहिए ही चाहिए होगी, और वो होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज। सो वेलकम टू द जर्नी ऑफ CUET 2027। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आप क्लास 12 की इंग्लिश पढ़ करके CUET की इंग्लिश क्रैक कर सकते हो, सो दिस वोंट वर्क फॉर यू, क्योंकि CUET में इंग्लिश में पूछा जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, विकैबुलरी के एडवांस वर्ड्स और बहुत सारे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स। और वो आप तभी कर पाओगे जब आप इसको थॉरली एज अ सिलेबस पढ़ोगे, जिसको आप एक स्टैंडर्ड इंग्लिश का पार्ट भी कंसिडर कर सकते हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CUET 2027 का इंग्लिश सिलेबस, कि CUET एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या क्या आता है, क्या 12th का कुछ भी टच आपको यहाँ पर मिलने वाला है, अगर आपको पढ़ना पड़े तो आप यहाँ पर क्या पढ़ोगे, और आपको कितना टाइम लगेगा CUET का सिलेबस कंप्लीट करने में फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, साथ ही साथ में आपको क्या पढ़ना है, क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, और आपकी जर्नी किस तरीके से वर्क करने वाली है। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज रेबेका आगा, एंड आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप सभी लोगों के लिए जो भी पॉइंटर्स लाई हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ताकि आप अपनी CUET की जर्नी को अच्छा कर पाएं और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने के सपने को पूरा कर पाए। मेक श्योर कि हर एक टॉपर कभी ना कभी बिगनर था, तो आपकी CUET 2027 की जर्नी आज से स्टार्ट होनी है। मेक श्योर कि अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छा कर लिया तो आप अपनी कंप्लीट CUET जर्नी को अच्छा कर सकते हो, क्योंकि डोमेन्स आप अपने क्लास 12 में पढ़ लेते हो, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज आपको अपने 12th में पढ़ने के लिए नहीं मिलती। और अगर आपका ड्रीम, आपका जो बहुत परफेक्ट कॉलेज है जिसके लिए आपने हमेशा से सपना देखा था, देन ये एग्जाम आपके लिए एंट्री पास होने वाला है, और CUET इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए उस गेट की चाबी। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं कि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है। CUET इंग्लिश लैंग्वेज में आपको टेस्ट किया जाता है कॉम्प्रिहेंशन, जैसे आप बोलते हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ऑब्वियसली आप क्लास 12th में अनसीन पैसेजेस कर रहे होते हो, बट यहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो MCQ पैटर्न बेस्ड होते हैं। सो कहीं ना कहीं आपको इस चीज का क्लैरिफिकेशन नहीं होता कि MCQ में से ऑड वन आउट कैसे करो। जब आप CUET पढ़ते हो तो आपको यहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट पैटर्न देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जब आप क्लास 12 की इंग्लिश पढ़ते हो उसमें अनसीन पैसेजेस आते हैं, तो उसमें आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं और आपको एक चूज करना होता है। ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, और जनरली आपके क्वेश्चंस के आंसर्स फर्स्ट पैरा का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पैरा का सेकंड क्वेश्चन, इस तरीके से आपको आंसर्स मिलते रहते हैं। बट जब आप CUET इंग्लिश के लिए जाओगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि टोन हो गया, ओवरव्यू हो गया, कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए आ गया। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब आप कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करेगा, आपकी ग्रामर चेक करेगा, आपकी विकैबुलरी चेक करेगा, और पूरा का पूरा जो पेपर होगा वो MCQ बेस्ड फॉर्मेट होगा। और ऑब्वियसली अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज के टॉप नॉच कॉलेज में पहुंचना है तो ये आपके लिए एक बहुत ही सुपर ऑसम गेटवे की तरह वर्क भी करेगा। नाउ आपका पेपर कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 में से 50 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, इसलिए ये पेपर और भी टफ हो जाता है, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आपने 40 क्वेश्चन चूज कर लिए। हालांकि 2024 तक ये था, लेकिन 25, 26 और अब 27 में ये वाला चॉइस आपके पास नहीं है, और यहीं से ही आपका पेपर टफ हो जाता है। तो जब 60 मिनट है आपके पास, 50 क्वेश्चंस करने हैं, 50 के 50 कंपल्सरी हैं, और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिल रही है। हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए +5 मार्क्स, हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए -1 मार्क्स। तो अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया या आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ा तो आपके साथ डिसएडवांटेज है। अगर आप नेगेटिव करके आते हो मार्किंग अपनी, यानी कि अगर आप गलत क्वेश्चन करके आते हो तो आपको -1 मार्क मिलेगा, मतलब आप 250 में से सिर्फ और सिर्फ 244 ही मार्क्स लेकर के आ पाओगे, क्योंकि आपका 1 मार्क्स चला जाएगा। और एक मार्क्स के डिफरेंस से आपके कॉलेज चेंज हो जाते हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज चेंज हो जाती हैं, और आपको बहुत गंदा इंपैक्ट देखने के लिए मिलता है। क्या फायदा जब आपने एग्जाम दिया और आप टॉप नॉच कॉलेज में नहीं पहुंच पाए? तो मेक श्योर। और अगर आप क्वेश्चन छोड़ते भी हो, आप एक क्वेश्चन छोड़ने पर 245 मार्क्स पे होगे, लेकिन सुनो, नॉर्मलाइजेशन में ये मार्क्स घट जाता है, और मार्क्स कम होने के बाद फिर कंपटीशन बहुत ही ज्यादा तगड़ा हो जाता है, और फिर आप एक मार्क्स की वजह से यूनिवर्सिटी के लिए परेशान होते हो। तो अगर आप SRCC में जाने का सपना देख रहे हो, JNU में किसी बहुत अच्छे फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स के लिए जाना चाहते हो, या फिर किसी BHU में या किसी और यूनिवर्सिटी में किसी अच्छे कोर्स को ड्रीम कर रहे हो, सो मेक श्योर कि इंग्लिश आपका अच्छा ही हो। इस
पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके जो मेन एरियाज होंगे जिन पे आपको सबसे ज्यादा वर्क करना है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 2022, 23, 24, 25 हर साल आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया। दूसरा पार्ट है आपका विकैबुलरी। विकैबुलरी में अब एडवांस विकैबुलरी आ रही है, मतलब आपसे वो इंटेलिजेंट नहीं पूछेगा, सेगेशियस पूछेगा, आपसे वो होस्टाइल नहीं पूछेगा, आपसे वो बेलिगरेंट पूछेगा, बेलिकोस पूछेगा, आपसे वो ये नहीं पूछने वाला कि भाई तू कंजूस है तो तू माइजर होकर, नहीं, वो पार्सिमोनियस पूछेगा क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि आपको ये वर्ड नहीं पता। स्टबर्न नहीं पूछ रहा, आपसे ऑब्ड्यूरेट पूछ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? सो एडवांस वर्ड्स आप जब जाओगे एग्जामिनेशन में तो यू मस्ट हैव नो आइडिया, क्योंकि आपने कभी वो पढ़े ही नहीं होंगे। आपने बोला होगा यार पता नहीं कहां से वर्ड्स दे दिए, मुझे तो आते ही नहीं है ये। सो मेक श्योर कि इस तरह की चीजें आपके साथ होंगी। ग्रामर में आपको कोर ग्रामर पूछी जाएगी बेटा, है ना, जैसे कि इट इज आई हु डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर। अब आपको लगेगा यहां पर इज आएगा, बट द करेक्ट आंसर इज am. You are better than me नहीं होता, you are better than I. I prefer tea to coffee होता है, over coffee नहीं होता, क्योंकि over कम्युनिकेशन में यूज करते हो। You are better than me कम्युनिकेशन में यूज करते हो, लेकिन जो रिटन इंग्लिश में यूज करते हो, ब्रिटिश इंग्लिश में यूज करते हो, वो डिफरेंट होता है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आ गया वर्बल एबिलिटी। इसमें फिगर ऑफ स्पीच आ गई, सिमिली क्या है, सिनेक्डिकी क्या है, मेटाफर क्या है, ऑक्सीमोरॉन क्या है, एंटीथेसिस क्या है, राइट आपको नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि पोएट्री एक्सट्रैक्ट आते हैं, आपके आर्केक वर्ड्स यूज किए जाते हैं, पुराने जमाने में यूज होने वाले वर्ड्स पढ़े नहीं होंगे, शेक्सपियर के प्लेस नहीं पढ़े तो आइडिया नहीं होगा आपको, है ना। सिमिलरली वर्बल एबिलिटी में एनालॉजी आ जाती है, जिसमें आपको मोस्टली क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम्स बेस दिए गए होते हैं। इसके अलावा टेंस, एक्टिव, पैसिव, नरेशन ये भी पूछ लिया जाता है। सो यू मस्ट हैव गुड आइडिया ऑफ दिस, अदरवाइज यू विल सफर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए 3 तरह के पैसेजेस आएंगे, आपका फैक्चुअल पैसेज, नरेटिव पैसेज, लिटरेरी। फैक्चुअल में आपके डेटाबेस क्वेश्चंस आएंगे, है ना, मतलब बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, साइंटिफिक फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट। नरेटिव में कहानियां पूछी जाती हैं, इनकी टोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, टोन्स पूछी जाती हैं। तो नरेटिव की टोन जनरली डिस्क्रिप्टिव होती है, इमोशनल होती है, नॉस्टैल्जिक होती है। लिटरेरी में ओपिनियन पूछेगा, ट्रिपल तलाक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना, या बैंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी पॉपुलेशन के ऊपर। तो इस तरीके से ऑथर अपने ओपिनियंस लिखता है, तो इसमें जनरली इंफॉर्मेटिव पैसेजेस आपको दिए जाते हैं। वोकैबुलरी में सिनोनिम, समानार्थी शब्द, एंटोनिम, ऑपोजिट शब्द, है ना, ये आपसे पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे और कहावतें। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, अगर आपसे वो नहीं पूछ रहा तो ब्लो द गैफ पूछेगा। अब आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर रो बैठ करके, है ना। तो इस तरह के वर्ड्स आपके एग्जाम्स में मिल रहे हैं। रूट वर्ड्स के ऊपर बेस्ड बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं। अगर आपको नहीं, जैसे बेलिकोस मैंने वर्ड दिया तो ये रूट वर्ड से बना हुआ है बेली, ऐसे ही सुसाइड का वर्ड है साइड, ऐसे ही मैंने बोल दिया ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, इसका रूट वर्ड है क्रेसी। तो ये रूट वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि एक रूट वर्ड पढ़ करके आप 100 वर्ड्स लर्न कर सकते हो। अगर मान लो आपने 100 वर्ड्स लर्न कर लिए तो हो सकता है कि आप 1000 वोकैबुलरी लर्न कर लो, और अगर आपने 1000 वर्ड पढ़ लिए रूट वर्ड के तो आप 10,000 वोकैबुलरी लर्न कर लो। तो रूट वर्ड एक शॉर्ट टेक्निक है जिससे आप मैक्सिमम वोकैब लर्निंग कर सकते हो। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका इसी का ही पार्ट है, तो मेक श्योर आप इसको अच्छे से कवर करो। देन आते हैं हम हमारे ग्रामर के टॉपिक्स के ऊपर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी है। ग्रामर के टॉपिक्स में आपका टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, वॉइस एंड नरेशन, ये सब पूछा जाता है। वर्बल एबिलिटी भी इसी का ही हिस्सा बनता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम वोकैबुलरी की बात करें तो वोकैबुलरी इज वेरी ऑब्वियस, उसमें आपका सिनोनिम, एंटोनिम आता है, यानी कि सिनोनिम का मतलब समानार्थी शब्द, एंटोनिम का मतलब ऑपोजिट वर्ड। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया लेथार्जिक का, तो आप इसका वर्ड लैसिट्यूड लिख सकते हो, बट इसका ऑपोजिट अगर आपको लिखना है तो एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, विग्रस हो सकता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे और कहावतें होते हैं। याद रखिएगा कि इडियम्स में आपको लेट द कैट आउट ऑफ द बैग ना पूछ करके ब्लो द गैफ पूछेगा, जबकि दोनों की मीनिंग सेम है। रूट वर्ड्स में बहुत सारे रूट वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि बेलिग्रेंट मैंने बताया तो बेलिग्रेंट का रूट वर्ड बेली, ऐसे ही सुसाइड का वर्ड साइड रूट वर्ड से पूछ लिया जाता है। ऐसे ही अगर मैंने बोल दिया आपको डेमोक्रेसी, तो क्रेसी रूट वर्ड से बना हुआ है। तो रूट वर्ड आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप एक रूट वर्ड लर्न कर लेते हो तो आप 10 वर्ड्स लर्न कर सकते हो, और अगर आपने 10 रूट वर्ड लर्न कर लिए तो 10 से आपको 100 वर्ड याद हो जाएंगे। अगर आपने 100 वर्ड लर्न कर लिए तो आपको 1000 वर्ड लर्न हो जाएंगे। तो रूट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ट्रिक है जिससे आप अपनी वोकैबुलरी लर्निंग को मैक्सिमाइज कर सकते हो, और इसी के ऊपर बेस्ड आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके एग्जाम्स में आते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक प्लान जर्नी को क्या बोल सकते हो आप, सो दैट इज इटिनररी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। किसी पत्थर के ऊपर कुछ लिख दिया गया तो दैट इज व्हाट, लिथोग्राफ। ऐसे ही ग्रामर में जाओगे तो कोर ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, और इसके अलावा पूरी की पूरी पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब कुछ पूछा जाता है। वर्बल एबिलिटी का कोर पार्ट पैराजम्बल है, मतलब एक सेंटेंस को उलट पलट करके दिया गया होगा, आपसे बोलेगा उसको ठीक करो। इसी का दूसरा नाम सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी है। इसके साथ साथ आपकी फिल इन द ब्लैंक्स आती है। फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट। फिल इन द ब्लैंक्स एक सेंटेंस में ब्लैंक दिया गया होता है, इसी का बड़ा वर्जन होता है क्लोज टेस्ट, जिसमें पैराग्राफ में ब्लैंक्स दिए गए होते हैं। तो इसमें आपको जनरली जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो या तो ग्रामर के ऊपर बेस्ड होते हैं या तो वोकैबुलरी के ऊपर बेस्ड होते हैं।
और तो और यहाँ पर वर्ड यूजेज और कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें कोई वर्ड अंडरलाइन कर दिया जाएगा, उससे आपको सिनोनिम या एंटोनिम वो पूछेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैम कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विकैबुलरी सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैम इसके अलावा भी कुछ आता है? जी हाँ, होमोनिम्स होमोफोन्स आते हैं, फॉरेन वर्ड्स आते हैं, या फिर फॉरेन वर्ड्स के अलावा आप एक और पार्ट कर सकते हो, दैट इज फ्रेजल वर्ब। अच्छा फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट है। फ्रेजल वर्ब क्या है? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन। जैसे कि मैंने बोल दिया लुक, लुक के साथ आफ्टर लगा देते हो तो लुक आफ्टर का मतलब हो जाता है देखभाल करना। ऐसी आस्क के बाद आफ्टर लगा दोगे तो हालचाल पूछना होता है। लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट करना हो जाता है। लेकिन रन इनटू अगर आप बोलोगे तो किसी से अचानक मिल लेना, जबकि आपको सेंस समझ में आएगा रन इनटू का मतलब किसी जगह के अंदर भाग रहे हो, ऐसा नहीं है। एरर डिटेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन इन्हीं के ऊपर ही पूछे जाएंगे। पैराजंबल में थोड़ा सा आपको ट्रेडिशनल मेथड पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ में आपको कुछ रीडिंग स्किल्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अगर आप वर्क कर लोगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर आप ये सारे टॉपिक्स को लेकर के कंफ्यूज, यार मैंने अपनी लाइफ में कभी पढ़े ही नहीं, तो आपको आरंभ बैच जो है 2027 का प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आपको ये काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। क्योंकि देखो 12th में तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा नहीं आपका कोर ग्रामर इंग्लिश। सो अगर आप सेपरेट पढ़ना चाहते हो तो आप करियर्स अड्डा की ऐप से जाकर के, सीयूटी अड्डा की ऐप से जाकर के आरंभ बैच ले सकते हो, जो कि आपको बहुत बेयर मिनिमम कॉस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर इसकी कॉस्ट 19,000 जरूर दिखा रहा है, बट अगर आप Y484 कोड यूज कर लोगे तो ये बैच सिर्फ आपको 9500 रुपीज में मिल जाएगा। मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन इससे बहुत ही सॉलिड हो जाएगी। अगर आप मेरे से बोलोगे मैम बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि रोज एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाओ, जिससे आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, जिससे आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाओगे। 20 वोकैबुलरी वर्ड रोज के रोज आपको तैयार करने हैं। आप 5 सिनोनिम, 5 एंटोनिम, 5 इडियम्स और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे वर्क करो। सैटरडेज आए, आप होमोनिम्स होमोफोन्स पढ़ लो, फ्रेजल वर्ब्स पढ़ लो या फिर फॉरेन वर्ड्स पढ़ लो, कोई एक चूज कर लो। बट आज से ही आपको प्रैक्टिस में रखना है कि 20 वर्ड मैं पढ़ूंगा, उसको अपने डेली यूज में लेकर के आऊंगा, ताकि मेरी जो प्रॉपर्ली इंग्लिश है वो इंप्रूव हो पाए इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी। 20 ग्रामर के क्वेश्चंस आपको करने हैं। बेटर इज कि आप एक टॉपिक पढ़ो, उसके ऊपर 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जो कि आपको आरएम बैच में करवाए जा रहे हैं। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मॉक टेस्ट अगर आप अभी से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो सीयूईटी 2027 की, तो आप मॉक टेस्ट कैसे दोगे? जैसे मान लो आपने महीने में 2 मॉक टेस्ट दे दिए, या एक पीवाईक्यू एक मॉक टेस्ट दे दिया। अब मॉक टेस्ट देना कैसे? मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करो, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है ना। अगर मैंने गलत किया हुआ है तो सिली मिस्टेक क्या है, सिली मिस्टेक को 3 से 4 बार रिवाइज करो, ताकि वो नेक्स्ट मॉक में ना हो। और अगर कुछ गलत किया हुआ है तो उस पर्टिकुलर चैप्टर को देखो कि आपने वो पढ़ा नहीं है। अगर नहीं पढ़ा है या बाद में पढ़ने वाले हो तो उसके लिए इंतजार करो, ताकि उस चैप्टर को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ो, उसके मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आप उसको बेहतरीन तरीके से कर पाओ। तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी। बेस्ट रिसोर्सेज इज कि आप प्रीवियस ईयर का सहारा लो। सबसे पहले अगर आपने अपने आपको जज करना है कि आप इंग्लिश कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तो आप प्रीवियस ईयर का सहारा लो। उससे चेक करो कि क्या आप क्वेश्चंस करने में कैपेबल हो। अगर नहीं तो आपके कौन कौन से सेक्शंस वीक हैं, और अगर आपके सेक्शंस वीक हैं तो दैट मींस आपको गाइडेंस की जरूरत है। तब जाकर के आप किसी बैच में एनरोल कर सकते हो, या फिर आप सर्च कर सकते हो मल्टीपल गाइड के लिए कि कौन आपको इसके लिए बेटर सजेशन दे सकता है। मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी गाइडेंस आपको सीयूईटी अड्डा पे मिल जाएगी। इफ यू वांट टू हैव, आप यहां से ले सकते हो। बट कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोगों को नहीं करनी है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए अभी से ही बन सकती है। इंग्लिश का, लैंग्वेज का सिलेबस जो है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। सीयूईटी एग्जामिनेशन के लिए लास्ट मोमेंट पे कोई दीदी भैया आकर के आपको बोलेंगे बस ये पढ़ ले तू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डिटेल में नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए। आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपको पैराजंबल की कनेक्टर्स बनाने आने चाहिए। आपको वोकैबुलरी में एडवांस वोकैबुलरी पता होनी चाहिए। आपको रूट वर्ड्स की टेक्निक पता होनी चाहिए कि आप उसे कैसे पढ़ सकते हो। तो कोशिश करो कि आप बाद के लिए मत छोड़ो, अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। और ऐसा मत करना कि बाद में एग्जाम दे करके देखेंगे, अभी से ही एग्जाम देना शुरू कर दो, मतलब मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, ताकि आपको अपनी एबिलिटीज का पता चल पाए। और कोई भी टॉपिक ऐसा मत करो जो छोड़ो, क्योंकि आप ये सोचोगे बस ये मेन टॉपिक पढ़ लेते हैं, एग्जाम में आ जाएंगे। एनटीए इज वेरी चालाक ब्रो। एनटीए क्या करेगा? एनटीए जो आपको उसने 22 में दिया हो सकता है 23 में ना दे, हो सकता है 23 में जो दिया हो 24 में ना दे, 24 में जो दिया हो 25 में ना दे, तो मिक्स करके पूरा पेपर बना दे 25-26 का, है ना। तो इस तरीके से वो आपको खेलेगा। स्मार्ट तरीका आपके लिए क्या है जो सबसे मजेदार और सबसे इंटरेस्टिंग हो सकता है, कि जब भी आप पेपर कर रहे हो तो मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते टाइम वो देखो जल्दी जल्दी कि कौन से क्वेश्चंस पहले कर सकते हो। उसके बाद उन क्वेश्चंस को करो जिसमें आप टाइम लेते हो, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट, आप उसको करो। और फिर लास्ट में आपको क्या करना है? लास्ट में आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते। आप सोच रहे हो तुक्का लगा करके करोगे, वो भी तुक्का समझदारी से, मतलब ऑड वन आउट करके करने वाले कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता। तो ये जब मॉक टेस्ट आप दोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोगे ना, आप जब पहले से प्रिपरेशन करोगे, तो उसमें आप अपनी अप्रोच डेवलप कर रहे होगे।
गधों वाला वर्क नहीं करना है, यू हैव टू वर्क एज पर दिस स्मार्टनेस जो आज के टाइम पे बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। इवन यूपीएससी और नीट जेई एस्पिरेंट्स भी ये काम करते हैं कि वो अपनी अप्रोच बढ़ाते हैं, है ना, कि अपने पेपर को ज्यादा इफेक्टिवली ज्यादा मार्क्स के साथ वो कैसे कर सकते हैं। प्लस अपनी स्पीड पे वर्क बाद में करना, पहले एक्यूरेसी पे वर्क करो। जब एग्जाम आएगा तो लास्ट ईयर स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, मॉक्स देना ज्यादा से ज्यादा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिविजन करना, आरसी को जितना सॉल्व कर सकते हो करना, आज से ही अपनी हैबिट डेवलप कर लो, आरसी तो करना ही करना है, और रीडिंग स्किल पे वर्क करना है। जैसे रीडिंग स्किल पे वर्क करोगे, आरसी इंप्रूव हुआ, विकैबुलरी इंप्रूव हुई, इसके साथ साथ रीअरेंजमेंट इंप्रूव हुआ और ग्रामर अपने आप। जब आपका विकैबुलरी स्ट्रांग होगा, रीडिंग स्ट्रांग होगी, तो अपने आप ग्रामर समझ में आने लगेगी, तो आपको रोना नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। स्कोर इंप्रूवमेंट के लिए मैं आप लोगों को बोलूंगी रीडिंग स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और रीडिंग स्पीड भी तभी बढ़ती है जब आपको नॉलेज होती है वर्ड्स की। तो रोज पढ़ो, डेली पढ़ो, बेटर इज न्यूज़पेपर से पढ़ो, वो आपको हेल्प करेगा। रूट वर्ड्स जितने ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर कर सकते हो भी सिस्टमेटिकली, मतलब एक दिन बैठो आप एक रूट वर्ड लिखो, उससे 10 या 20 वर्ड्स क्रिएट करो, हेल्प मिलेगी आपको। रोज के रोज टारगेट लेकर के चलो, आज मैं एक रूट वर्ड तो पक्का पढ़ूंगा, है ना। और अगर नहीं कंफ्यूजन हो रहा है, रूट वर्ड कैसे पढ़ने नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरी वीडियोस देख लो, उसमें बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। प्लस रीडिंग स्पीड पे वर्क कर लिया आप लोगों ने, रूट वर्ड्स आपने लर्न कर लिए, एरर डिटेक्शन के ऊपर आपने वर्क कर लिया टॉपिक वाइज लेकर के। फिर उसके साथ साथ आपने क्या किया, टाइम टू प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। आरसी सॉल्व कर रहे हो, टाइमर लगा करके सॉल्व करेंगे। विकैबुलरी सॉल्व कर रहे हो, 20 क्वेश्चन टाइमर लगा करके करेंगे, कि ऑड वन आउट भी हम टाइमर लगा करके कर पाते हैं या नहीं कर पाते। कोशिश करो, छोटे छोटे स्टेप्स में प्रिपरेशन करो, भले ही आधा घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ना है। रोज पढ़ोगे तो आप इंप्रूवमेंट अपने आप खुद देखोगे। मेक श्योर कि आप सीयूईटी इंग्लिश क्रैक कर सकते हो, इट्स नॉट दैट टू डिफिकल्ट। बस ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, अंडर कॉन्फिडेंस में मत जाना, दोनों ही आप लोगों के लिए हानिकारक है। बापू सेहत के लिए ओवर कॉन्फिडेंस भी और अंडर कॉन्फिडेंस भी हानिकारक है। आपको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गेन करना है ना, क्योंकि आपको लगेगा आपको इंग्लिश में सब कुछ आता है बट गलतियां कर रहे होगे, तो वो गलतियां कैसे इंप्रूव करोगे, व्हेन यू विल जस्ट चेक इट ऑन कि मेरे कोर ग्रामर में क्या जरूरत है और मेरे जो कम्युनिकेशन है उसमें क्या जरूरत है। कम्युनिकेशन में ये होता है, ग्रामर में हमारा ये नहीं आता, कौन कौन से वर्ड्स आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। सो अपने आप को मेंटली डेवलप करो, आप फिजिकली ऑलरेडी तैयार हो जाओगे अपने एग्जाम के लिए। हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो लॉन्ग टर्म के लिए अपनी प्रिपरेशन करना चाहता है, उसको मॉक टेस्ट भी चाहिए, है ना, उसको गाइडेंस भी चाहिए, उसको बैजेस भी चाहिए पढ़ने के लिए, और उसको मल्टीपल रिवीजन बैजेस चाहिए। आपको लग रहा है कि बहुत जीरो पर हो, आप कुछ नहीं आता, सो आप मल्टीपल रिवीजन बैजेस के लिए जाओगे, मल्टीपल मॉक टेस्ट दोगे, है ना, आपको बुक्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आप करियर अड्डा की ऐप से जाकर के महापैक ले सकते हो। दिस इज द बेस्ट थिंग। जो न्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो एक सिंगल बैच 9000 का है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप महापैक लो। महापैक में आपको सारे बैचेस मिल जाते हैं और आपकी मल्टीपल रिवीजन साइकिल चलती रहती है, तो आपको रोना नहीं पड़ेगा किसी भी चीज के लिए, आपको स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए। अब अगर आप सर्च कर रहे हो इसको कि आपको कहाँ मिलेगा ये, तो करियर अड्डा की ऐप पर जाओ। जैसे ही आप करियर अड्डा की ऐप पर जाओगे, है ना, ये देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगी महापैक ही लेने के लिए। आपका कॉमर्स का भी महापैक अवेलेबल है, साइंस का भी अवेलेबल है ना, आपका ह्यूमैनिटीज का भी अवेलेबल है और लैंग्वेज जीएटी का भी अवेलेबल है। अगर आपको लग रहा है कि आपने डोमेन्स की प्रिपरेशन पहले ही स्टार्ट करके रखी हुई है, कहीं ट्यूशन वगैरह आप पढ़ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लैंग्वेज जीएटी आपके लिए प्रॉब्लम है बेटा, क्योंकि ट्यूशन वाले भी आपको लैंग्वेज जीएटी नहीं पढ़ाएंगे। सो मेरे हिसाब से अगर आप किसी डमी स्कूल के हो, आपने कहीं कोचिंग नहीं ले रखी हुई है, सो यू शुड गो फॉर कंप्लीट साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज वाला बैच जिस भी स्ट्रीम के हो। लेकिन अगर मान लो आपको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज जीएटी की प्रिपरेशन करनी है, आपको 6857 ऑनलाइन लाइव क्लासेस, 1253 मॉक टेस्ट, 134 ई बुक्स एंड 60 आपको वीडियोस मिल जाती हैं। बेस्ट प्रिपरेशन होगी आपकी, आपको कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि सिर्फ सीयूईटी ही नहीं, आप आईपीयू एग्जाम के लिए भी तैयार होगे, जेएमआई के भी इंडिविजुअल एंट्रेंस के लिए तैयार होगे, और इंडिविजुअल सीयूईटी एंट्रेंस ना भी हो, अगर आपका इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस हो, तो उसके लिए भी आप रेडी होते हो, कॉन्फिडेंट होते हो। कोड अगर आप यूज कर लोगे Y484, तो दिस विल हेल्प यू टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ये बैच आपको देख रहे हो ना, महापैक मल्टीपल रिविजन बैच है ना, वो आपको 9500 का मिल सकता है, 9599 रुपीज का, है ना, तो आपको अलग से जाने की जरूरत ही नहीं है। सो मेक श्योर कि आप इसे यूज करो, इसका बेस्ट ऑफ बेस्ट आउटकम निकालो, एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि अगर आप स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करके चलोगे लैंग्वेज जीएटी को, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूंगी। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख दो। ऑल द बेस्ट।